हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अगला अध्याय शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एशिया महाद्वीप पढ़ा था, एशिया कंटिनेंट। 4 या 5 पार्ट वाइज आया था। ऐसे ही हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका भी 2 या 3 पार्ट में आएगा। तो आज हम लोग देरी ना करते हुए नॉर्थ अमेरिका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका पहले यहाँ पे डाल लीजिए। नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तरी अमेरिका। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका हमने बताया था कि पूरे पृथ्वी पे जो है वेगनर महोदय के अनुसार अगर देखा जाए तो 7 कंटिनेंट है पूरे महाद्वीप, मतलब पूरे पृथ्वी पर। तो उन 7 कंटिनेंट्स में मैंने एशिया महाद्वीप पढ़ा दिया है। एशिया महाद्वीप के बाद में आता है दूसरा, जैसे कि अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। तो हमने बताया था कि उत्तरी अमेरिका के 3 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। क्या क्या बताया था? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो अब हम इसके बाद में इसको पढ़ा के फिर इसके बाद में एक अलग फिगर बना के बताएंगे कि भौतिक जो पेड़ पौधे वगैरह हैं ये सब, पर्वत और कौन सी चोटी बड़ी है, ये सब बताएंगे अच्छे से। तो ये फिगर जैसे मैंने ड्रा किया है तो आप लोग को पता होगा कि ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के 3 देश कौन से हो गए? ये ऊपर वाला जो है ये कनाडा है। लिख लीजिए अगर आप लोग को नहीं पता है, यहाँ पे लिख लीजिए कनाडा। ये कनाडा हो गया। और बीच में क्या है? यूएसए और नीचे मैक्सिको। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये कनाडा जो है, कनाडा के मैंने बताया था कि इधर ये उत्तरी ध्रुव के पास में आता है। ये बर्फीला क्षेत्र है। ऊपर का भाग जो है वो बर्फीला क्षेत्र है। बर्फीला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जब टेम्परेचर अधिक होता है तो यहाँ पे बर्फ़ पिघलने लगती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ से कई नदियाँ बहने लगती हैं। उसके बारे में अभी बताते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने बताया था कि उत्तरी अमेरिका का ही एक भाग यहाँ पे ऐसे इसका अलग हो गया है। बहुत सारे प्लेटें अंदर होती हैं पृथ्वी के अंदर। प्लेट टेक्टोनिक, उसको हम अलग थ्योरी पढ़ाएंगे। तो बहुत सारी प्लेटें हैं तो वो खिसकती हैं। जो भारी प्लेट होती है वो, जो हल्की प्लेट होती है वो भारी प्लेट के ऊपर खिसक जाती है। तो बहुत सारे आंतरिक हलचलों के कारण जो है ये अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट है, यहाँ खिसक के जो है ये अलग हो गया। ये इधर अटलांटिक महासागर आता था, उत्तरी अमेरिका के इधर पूर्व में। मैंने बताया है कि ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, और ये उत्तर, ये दक्षिण। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर आता है। अटलांटिक महासागर को मैंने बताया था कि अगर बात किया जाए तो ये बहुत बड़ा महासागर है। और अटलांटिक महासागर में ही बात किया जाए तो इसमें ज्वालामुखी रिंग भी है। उसके बारे में हम बताएंगे। तो मैंने क्या बताया कि ये उत्तरी अमेरिका का ही ये भाग निकल के गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड द्वीप है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रीनलैंड। ये हम कल की बात बता रहे हैं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद और हम बताए थे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा, अगर बात किया जाए कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है, आइसलैंड नहीं द्वीप बता सकते हैं कि वो कौन सा बताया था? अफ्रीका महाद्वीप के जो है दक्षिण में मेडागास्कर। तो हिंद महासागर का मैंने बताया था सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मेडागास्कर। और ये मैंने पूरा विश्व का बताया था, ग्रीनलैंड हो जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड पे जो है राजनीतिक अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क बताया था जो है यूरोप के जस्ट ऊपर डेनमार्क स्थित है। तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका में हम लोग बात करते हैं कि जो मैंने रेड कलर से ये दर्शाया है, ये क्या है? ये है रॉकी पर्वत। क्या है? रॉकी पर्वत।
दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत अगर बात किया जाए, दुनिया की सबसे बड़ी लंबी कह सकते हैं तो वो है दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत। लेकिन हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो दुनिया की सबसे जो है दूसरी लंबी पर्वत जो है वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा एंडीज पर्वत। लेकिन इसके बारे में हम अभी बताते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो मतलब ये कनाडा और यूएसए मतलब संयुक्त जो अमेरिका है, मतलब अमेरिका और कनाडा के बीच में जो ये लाइन गई है, मतलब डिवाइड करती है, जो दोनों सीमा बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं 49वीं डिग्री समानांतर। इसको हम जो है इसको हम बता सकते हैं 49 डिग्री उत्तरी भी बोल सकते हैं और इसको हम समानांतर बोलते हैं। इसलिए हम इसको मतलब समानांतर बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में मतलब इतना लड़ाई झगड़ा नहीं है जैसे हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान में है। तो यहाँ का जो ये सीमा है ये थोड़ा समांतर कह सकते हैं। तो यहाँ से मतलब ये जो इसका पश्चिमी छोर है, पश्चिमी से लेकर कुछ दूर तक तो मतलब समांतर लाइन बनी है। फिर इसके बाद में जो है 5 नदियों का समूह आता है जिसको हम बोलते हैं जो है ग्रेट लेक्स बोल सकते हैं। तो ये 5 नदियाँ फिर इसके आगे जो है इसका सीमा निर्धारण करती हैं। तो जो पहले नंबर की जो मतलब नदी कह सकते हैं या झील कह सकते हैं, तो सबसे जो पहली झील आती है, देखिए 49वीं डिग्री की जो लाइन है, 49वीं समांतर डिग्री जो है वो कुछ दूर तक आती है। फिर इसके बाद में नदी, बहुत सारे देश होते हैं जिनकी जो सीमा निर्धारण है वो नदियाँ ही करती हैं। जैसे मैंने बताया था कि मतलब रूस और चीन के बीच में आमूर नदी सीमा का निर्धारण करती है। वैसे ही अमेरिका में कुछ दूर तक तो मतलब सीमा निर्धारण है, लेकिन इसके बाद में नदियों को मान लिया गया है। तो जो सबसे पहली नदी है पहले नंबर पर ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख दें, ये लिखा है, इसको बोलते हैं सुपीरियर नदी। क्या बोलते हैं, सुपीरियर झील भी बोल सकते हैं या नदी भी। तो सुपीरियर हो गया। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरी, इन दोनों के बीच में जो ये स्थान है यहाँ पे नहरों के द्वारा एक दूसरे को जोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद में ह्यूरॉन आ गया, ह्यूरॉन मतलब झील है। तो फिर ह्यूरॉन झील के बाद में यहाँ पे जो तीसरी झील है इसकी बात करें तो ये है क्या है, इरी झील। यहाँ पे अगर ना पता हो पहले लिख लीजिए, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सुपीरियर झील। ये लिखा है देख लीजिए सुपीरियर झील। तो ये पहले नंबर का हो गया सुपीरियर झील। और दूसरे की बात करें तो दूसरी झील ये नहरों के द्वारा ही जुड़ी है, तो ये ह्यूरॉन झील हो गई। ह्यूरॉन नदी जो है वो इससे मतलब लगी हुई है। फिर तीसरे नंबर की बात करें, यहाँ पे तीसरा नंबर ये तीसरे नंबर की जो नदी आती है इसको हम बोलते हैं मिशिगन। ये देखिए तीसरा क्या हो गया, मिशिगन। तो मिशिगन ये जो मतलब ये तीसरे नंबर की मिशिगन हो गई। फिर चौथे नंबर की बात करें तो इसको हम बोलते हैं इरी। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, चौथे नंबर की इरी हो जाएगी, इरी नदी। फिर इरी नदी और फिर इसके बाद में ये नहर है, ये बीच में नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये एंटोरियो नदी से जुड़ी हुई है। पहले क्या बताया मैंने, पहले सुपीरियर झील, फिर मैंने बताया ह्यूरॉन, फिर तीसरा मैंने बताया क्या मिशिगन, और चौथा बताया मैंने इरी, और पांचवा एंटोरियो। तो ये सब एक दूसरे से जो है नहरों के द्वारा मतलब जुड़ी हुई है। और फिर बात करें कि जो ये है मतलब ये कनाडा हो गया, ये यूएसए। तो ये 4 नदियाँ जो है कौन कौन सी, सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन और इरी, नहीं मिशिगन नहीं, देख लीजिए फिर से सुपीरियर, ये यहाँ पे देखिए मिशिगन को हटा दें अगर, तो सुपीरियर, ह्यूरॉन और इरी और ओंटारियो, ये चारों नदियाँ जो होती हैं इन पे मतलब ये कनाडा और संयुक्त जो मतलब संयुक्त अमेरिका है, इन दोनों का मतलब चारों का बराबर, मतलब इन चारों नदियों पर इन दोनों देशों का अधिकार है। लेकिन ये नदी जो है मिशिगन, ये पूर्णतः जो है यूएसए मतलब अमेरिका में आती है। ये पूर्णतः कहाँ आती है, अमेरिका में, केवल मतलब जैसे कि इस पे अधिकार इसी देश का है। फिर इसके बाद में जो 49 डिग्री जो रेखा है उत्तरी, ये यहाँ गई, फिर ये 4 नदियों के द्वारा यहाँ जुड़ी है। फिर इसके बाद में ये नदी, एक नदी और है, ये सब चारों झील हो गई। फिर झील के बाद में यहाँ जो है जुड़ी हुई है नदी के द्वारा, एक मतलब एक नदी गई है
उसको हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सेंट लॉरेंस नदी। यहाँ पे लिख लीजिए सेंट लॉरेंस नदी। मैंने बताया कि 49वीं डिग्री उत्तरी कुछ दूर तक गई है सीमा बनाते हुए। फिर ये 4 नदियों से मतलब 4 झीलों से जुड़ी हुई है। चारों झील जो है एक दूसरे से जो है नहरों के द्वारा जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पे ओंटारियो नदी के बाद में जो है यहाँ पे ये चली आई है जो है सेंट लॉरेंस नदी तक, सेंट लॉरेंस नदी। फिर यहाँ पे आके ये यहाँ पे एक खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं? जो सकरी खाड़ी यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे देख लीजिए ये। तो यहाँ पे ये आके अपना जल जो है निष्कासित या गिरा देती है, तो इसको मतलब कहते हैं सेंट लॉरेंस नदी, ये जो नदी गई है। तो मैंने क्या बताया कि 49वीं डिग्री जो है समानांतर जो है वो आई है, फिर 4 झीलों से जुड़ी हुई है, और जो मिशिगन झील है वो उस पर पूर्णतः अधिकार जो है यूएसए का है। फिर इसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा सीमा बनाते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर गई है। खाड़ी किसे कहते हैं? जो 3 ओर से जो है भूमि से घिरा है। क्या बताया? जो जल तीनों ओर से मतलब जो है जमीन से स्थल से घिरा है, उसे हम क्या बोलते हैं? खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो होती है वहाँ पे अपना जल गिराती है। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो ये सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील जो है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या बताया मैंने कि यहाँ पे एक सेकंड अभी बता रहे हैं। ये जो सुपीरियर झील क्या बताया मैंने कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और अगर ये बात किया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील हमने बताया था वो है खारे पानी की झील, लेकिन मीठे पानी की झील अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। तो अब फिर अगर भारत में भी एक झील है वुलर झील, तो उसके बारे में बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने बता दिया ये चीज़। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब इतना नदियों और जल का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र मतलब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो गेहूँ, मक्का और बहुत सारे खाद्यान्न चीज़ें जो हैं वो उगाई जाती हैं पर्याप्त मात्रा में। और यहाँ पे जो है बात किया जाए तो यहाँ पे जंतु भी बहुत पाए जाते हैं, जैसे दूध से बनी चीज़ें, पनीर वगैरह। तो क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो बहुत उत्पादक क्षेत्र बता सकते हैं, तो वो है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो ये सारी जो झीलें हैं, झीलों पे जो है क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र हैं। औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे कि ये जो नदी है यहाँ पे लिख लीजिए, ये इरी, यहाँ पे 4थे नंबर की मैंने बताया था इरी झील। ये जो इरी है, इरी और ओंटारियो के बीच में एक झरना बहता है। झरना जैसे कि खूब ऊंचाई से पानी गिरता है, तो जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो आप लोग देखेंगे कि मतलब बहुत सारे यंत्र लगा के जो है विद्युत संयंत्र विद्युत का उत्पादन करते हैं और सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे इरी और ओंटारियो के बीच में जो है एक झरना है, तो झरना में एक प्रपात बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? यहाँ पे लिख लीजिए नियाग्रा जलप्रपात। तो हमने बताया कि इरी और ओंटारियो के बीच में जो झरना बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? नियाग्रा जलप्रपात। फिर इसके बाद में जो हमने बताया कि यहाँ पे जैसे नदियाँ बहती हैं, तो नदियों का जो क्षेत्र होता है तो इनका पानी कुछ ऐसे बहा करता है, तो इनका क्षेत्र जो होता है बहुत उपजाऊ और उत्पादक हो जाता है, क्योंकि इन ऐसे बहती है थोड़ी ना कि कोई रास्ता बना हुआ है तो उसी पे बहेंगी, इनका बहुत सारा पानी इधर उधर जाया करता है। तो यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात हो गया। आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नदियों पे औद्योगिक क्षेत्र बना दिए गए हैं, जिससे जो है बिजली का उत्पादन भी करते हैं मतलब। तो सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर झील पर जो है दुलुथ एक औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसे क्या नाम है? दुलुथ यहाँ पे एक है। और कौन सी नदी पे है? और मिशिगन, ये जो 3रे नंबर पर है, मिशिगन पे ही एक गैरी रिफाइनरी भी कह सकते हैं। गैरी मतलब अगर ये पूछता है कि गैरी कौन से उस पे बनाया गया है तो वो मिशिगन पर। फिर
इसके बाद में देखते हैं कि डेट्राइट, ये जो इरी हो गया, ये गैरी, मतलब हमने बताया कि ये गैरी हो गया। और फिर इरी जो यहाँ पे एक चौथे नंबर पे इरी है, इरी पर जो है, एक सेकेंड इसको मिटा दें, ये भी मिटा दें। तो इरी पे जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका नाम क्या है? डेट्राइट। डेट्राइट जो इरी पर बना हुआ है उसे हम बोलते हैं डेट्राइट। और फिर ये मुख्यतः अगर बात किया जाए तो ये 3 औद्योगिक क्षेत्र हो गए। तो पहला कौन सा हो गया? मैंने बताया कि सुपीरियर पर है दुलुथ औद्योगिक क्षेत्र, और दूसरा मैंने बताया कि मिशिगन पर गैरी, और चौथा मैंने बताया, मतलब तीसरा बताया मिशिगन जो है इरी पर है डेट्राइट। क्या बताया? इरी पर डेट्राइट औद्योगिक क्षेत्र है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये देखते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो उत्तरी ध्रुव है, तो ये जो उत्तरी मतलब अमेरिका जो है, इसके उत्तर में चूँकि ये ध्रुव के किनारे है तो कभी ना कभी मतलब जैसे कि इस पे मतलब जब गर्मी मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ का जो मतलब बर्फ़ है वो पिघल जाता है। तो जब पिघलता है तो कुछ समय के लिए जो है यहाँ पे झीलों का निर्माण हो जाता है। तो उसमें से मुख्यतः 4 झील हैं। तो ये झीलें अगर बात किया जाए तो ये अस्थायी नहीं है, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है अधिक होता है, मतलब टेम्परेचर हाई होता है, तभी ये जो है झील का निर्माण होता है। तो ये 4 झीलें हैं। कौन कौन सी? पहली झील जो यहाँ पे है ये वाला, ये इसका नाम है ग्रेट बियर झील। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट बियर झील। और फिर इसके ग्रेट बियर झील के जो है दक्षिण में बात किया जाए तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का झील का निर्माण हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेट्स स्लैब। क्या बोलते हैं? ग्रेट्स स्लैब। फिर तीसरे नंबर की झील जो है यहाँ पे आई है उसका नाम है अथावस्था। क्या? अथावस्था झील। फिर अथावस्था झील के दक्षिण में जो है बिनी एक झील। तो ये चारों झीलें जो है क्रमशः ये है। मैंने क्या बताया कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तब वहाँ पे जो है बर्फ़ पिघल जाते हैं और झीलों का निर्माण होता है। और झीलें जो होती हैं वो मतलब अस्थायी नहीं होती हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए होती है और फिर कुछ समय के लिए ये गायब हो जाती हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी इनका निर्माण होता है। तो मैंने बताया कि पहला क्या है? ग्रेट बियर झील। और ग्रेट बियर झील के दक्षिण में ग्रेट स्लैब, और ग्रेट स्लैब के दक्षिण में अथावस्था, और अथावस्था के दक्षिण में जो है बिनी एक। तो ये चारों झीलें क्रमशः कुछ समय के लिए ही होती हैं, अस्थायी नहीं, अस्थायी हैं। अब इसके बाद में हम ये बात करें कि ये जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी जो मतलब है, इसको ये आप लोग देख लीजिए कि मैंने आप लोग को उसमें बताया था गोलार्ध में कि ये पृथ्वी का ही रूप एक ग्लोब है। और ये 0 डिग्री मैंने बताया था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर या 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो फिर इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 एक सेकंड यहाँ पे लिख दीजिए, 23.5 डिग्री उत्तरी, और यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो यहाँ पे 49 डिग्री नॉर्थ यानी कि मतलब उत्तर में। तो यहीं पे अगर बढ़ते जाएं, मान लीजिए यहाँ 23 है, 24 25 ऐसे करते, तो यहाँ पे मान लीजिए तो ये 49 डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री नॉर्थ। तो ये वाली रेखा जो गुजरी है ये अमेरिका से यही रेखा गुजरी है, ध्यान रखिए। ये वाली, ये 49 डिग्री आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने बताया कि 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 49 डिग्री जो नॉर्थ है वही ये अमेरिका से होकर गुजरी है। ये मैंने बता दिया आप लोग को। मैंने बताया था कि कुछ मतलब कुछ रेखाओं को, मतलब कुछ अक्षांश रेखाएं होती हैं तो उनका नाम रख दिया गया है, लेकिन जो लेटीट्यूड है उनका नाम रख दिया गया है। तो ये 49 डिग्री का 49 डिग्री नॉर्थ जो है वो अमेरिका से, मतलब अमेरिका में मतलब जो ये कनाडा और यूएसए, मतलब संयुक्त बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मैंने बताया। हाँ, तो क्या बताया? 49 डिग्री जो नॉर्थ है मतलब है वो, यह समांतर भी बोलते हैं क्योंकि इनके बीच में मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं है, समांतर रेखा बिल्कुल खींची गई है। तो ये यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका,
और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में ये लाइन का निर्धारण करती है। अब देखिए कि ये जो पार्ट है, ये मैंने लाइन ड्रा किया है, ये अलास्का है, इसको क्या बोलते हैं, अलास्का। और इधर अलास्का के जस्ट नीचे इसको अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ये अलास्का की खाड़ी है, इसको बोलेंगे अलास्का की खाड़ी। निकाल दे इसको, क्या है, अलास्का की खाड़ी। तो ये पार्ट जो अलास्का का पार्ट है, ये यूएसए का पार्ट है, ये नहीं कि ये कनाडा का पार्ट है, भले ही ये यहाँ पे है लेकिन है इसका पार्ट, मतलब इस पर इसका अधिकार है। तो ये यूएसए का भाग होने है, ये वाला जो ये वाला हिस्सा है यूएसए का भाग है। तो अगर ये बात किया जाए कि अगर ये हम लोग कहें कि जो मतलब अलास्का जो है, ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी अगर बात किया जाए तो ये क्या है, माउंट मैकिनले। क्या है, यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, ना लिखा तो यहाँ पे लिख दे, एक सेकेंड, यहाँ पे ऊपर दिखाई नहीं देगा, ये नीचे क्या है, माउंट मैकिनले। ये क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी बात करें। और अगर ये बात करें कि मतलब उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है माउंट मैकिनले। लेकिन इसका जो ये पूरा क्षेत्र है ये यूएसए का है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का ये क्षेत्र है। तो हमने ये बता दिया कि जो ये यूएसए, मतलब जो यूएसए है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का ये अलास्का जो है ये इसी का भाग है। और अलास्का के जस्ट नीचे मतलब दक्षिण में मतलब अलास्का की खाड़ी है। और अगर बात किया जाए कि अलास्का की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया क्या, मतलब माउंट मैकिनले। और अगर ये बात किया जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तब भी ये माउंट मैकिनले। और ये जो मैंने बताया है कि ये जो मतलब ये देख लीजिए एक सेकंड, पूरा ये क्या है, ये है रॉकी पर्वत। क्या है, रॉकी पर्वत। और मैंने बताया था कि सबसे लंबी पर्वत क्या है, वो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत। लेकिन दूसरी सबसे लंबी जो पर्वत है वो क्या है, रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एल्बर्ट। यहाँ पे लिख लीजिए, ये यहाँ पे लिख लीजिए माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। तो हमने क्या बताया कि अगर बात करें कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तब वो अलास्का की जो होती है मतलब माउंट मैकिनले। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो है माउंट एल्बर्ट। अगर ये बात करें कि जो है उत्तरी अमेरिका का, मतलब उत्तरी अमेरिका का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है, लिख लीजिए यहाँ पे, इसको मिटा देता। टेक्सास आप लोग बताएंगे कि स्थिति कहाँ पे आती है इसकी। आप देख लीजिए यहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पे लिख लीजिए उत्तरी अमेरिका का सबसे पश्चिमी राज्य, तो वो हो जाएगा, पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया। ये जो मतलब ये उत्तरी अमेरिका का, ये तो इधर पूर्वी तट पूरा हो गया, यहाँ पे अटलांटिक महासागर आता है। और इधर जो है, इधर प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन आता है। तो यहाँ पे ये जो कटा बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भूकंप वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र जो इतना है, पूरा पतला पतला इधर निकला है, आप लोग एटलस में देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये है क्या है, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद में देख लीजिए उत्तरी अमेरिका का मैंने बता दिया सबसे पश्चिमी जो स्टेट है, मतलब पश्चिमी मैंने बताया देश क्या है, कैलिफोर्निया। अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि पश्चिमी राज्य जो है वो है कैलिफोर्निया। क्या बताया है, पश्चिमी राज्य है कैलिफोर्निया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो भूखंड है यहाँ पे कुछ मतलब जैसे इतना भूकंप आते हैं, तो ये मैंने बताया कि ये जो इधर देखिए, ये जो इतना भाग पूरा निकला है, ये बीच का ये बिल्कुल समतल है। तो ये बिल्कुल इतना भाग जो है, ये इतना पूरा भूखंड जो है वो धंस गया है अंदर की तरफ, मतलब भ्रंश हो गया है एक टाइप का। तो ये एक प्रकार से द्वार बन गया है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं,
इसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन गेट। क्या बोलते हैं यहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लीजिए, गोल्डन गेट। इसे हम बोलते हैं क्या, गोल्डन गेट। फिर लिख लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद में हम लोग बात करें कि जो सैन एंड्रिया, जो ये भ्रंश बन गया है, ये इसको हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, लिख लीजिए। एक सेकेंड हम डाल लें इंक, थोड़ा सा इसमें कम पड़ रहा है। तो ये जो भ्रंश बन गया है, ये जो भूखंड धंस गया है, उसे हम किन किन नाम से जानते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। इसको हम बोलते हैं सैन एंड्रियान, सैन एंड्रियान्स भ्रंश। क्या बोलते हैं, सैन एंड्रियान्स भ्रंश। फिर इसी को हम और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, सैक्रामेंटो की खाड़ी। क्या इसको और नाम से क्या जानते हैं, सैक्रामेंटो की खाड़ी। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है सैन जुआकिन की घाटी। क्या, सैन जुआकिन की घाटी। आप लोग लिख लेंगे। हमने बताया कि ये जो भूखंड है, ये भ्रंश बन गया है यहाँ पे, मतलब ये जब इसका पार्ट धंस गया है, तो यहाँ पे भ्रंश बनने के कारण इस मतलब यहाँ पे जो इसका नाम मतलब है, उसका क्या नाम है, सैन एंड्रियान्स भ्रंश इसका, या फिर इसी को हम नाम जानते हैं कि सैक्रामेंटो की खाड़ी। और फिर तीसरा इसको हम बोलते हैं सैन जुआकिन की घाटी। कभी कभी पेपर में इतना ही पूछेगा कि सैन जुआकिन की घाटी, क्वेश्चन में इसको देकर प्रश्न पूछ लेगा, कभी पूछेगा सैक्रामेंटो की खाड़ी, और फिर कभी कभी पूछ लेता है कि सैन एंड्रियान्स भ्रंश, क्वेश्चन में देकर ये पूछ लेता है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसको मिटा दें, इसका कोई मतलब नहीं। इसको मैंने बताया कि गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये बताते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में तो मैंने बताया कि 3 देश बड़े हैं, कौन से, कनाडा, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक मैक्सिको। तो हमने ये बताया कि जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका है, इनके बीच में जो है लाइन जो है वो है 49 डिग्री मतलब समांतर, या 49 डिग्री नॉर्थ बोल सकते हैं, 49 डिग्री नॉर्थ। फिर अगर बात करें कि जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो आया था, मतलब तीनों रेखाएं हमने बताया था कि कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ जो है मैक्रिकॉन, और एक बताया था क्या, 0 डिग्री इक्वेटर, कितने देशों से होकर गुजरती है और कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो हमने बता दिया था। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो रेखा गई है, यही रेखा है यहाँ पे 23.5 डिग्री जो नॉर्थ वाली है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि मोटा मोटा अगर देखें तो जो ये मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें टोटल और जो है एक संघीय जिला आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब ये बात हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि, तो हमने ये बताया कि कुछ चीज़ यहाँ पे छूट गई है, वो देख लीजिए। कि हमने ये बताया था कि जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो है 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो, और फिर ये 5 मतलब झीलों से, 5 झीलों का समूह जो है उसे हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ मतलब ये ओंटारियो नदी से बनाते हुए ओंटारियो की खाड़ी में गिर जाती है। और फिर इसके बाद में हम बताएं कि मतलब बता रहे थे कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में ये जो मतलब यहाँ पे एक नदी आई है, रियो नदी। तो रियो नदी जो है वो सीमा बनाती है दोनों के बीच में। इसके बाद में हम ये बात करते हैं कि अब इधर का देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते थे। कर्क रेखा अगर बात किया जाए कि यहाँ पे मैक्सिको, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है बहुत सारे, उनका नाम बता रहे हैं। तो ये बहुत सारे क्षेत्रों से ऐसे होकर गुजरती है। फिर यहाँ पे सबसे मतलब अगर उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी छोर है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इधर ही लिख देते हैं।
तो यहाँ पे मतलब बोले दे रहे हैं, या तो लिख लीजिए, हम बोले दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे एक देश है जिसे हम कहते हैं ग्वाटेमाला, यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है? ग्वाटेमाला, मतलब एक देश है, 7 देश हैं वहाँ पे, फिर एक ग्वाटेमाला हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे है एक, ये दूसरे की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेलीज, यहाँ पे लिख लीजिए बेलीज। बेलीज हो गया। छोटे छोटे 7 देश हैं इतने ही मतलब जगह में। फिर इसके बाद में दक्षिण अमेरिका शुरू हो जाता है, तो ये दूसरा हो गया बेलीज। और तीसरा यहाँ पे आता है, उसे हम बोलते हैं होंडुरास। क्या बोलते हैं तीसरे को? होंडुरास। और फिर यहाँ पे इसके जस्ट इधर, मतलब इसको हम बोलते हैं, चौथे नंबर की बात करें तो उसे हम बोलते हैं एल सल्वाडोर। क्या बोलते हैं चौथा? यहाँ पे लिख लीजिए एल सल्वाडोर। फिर इसके बाद में एक देश आता है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ये इसको हम बोलते हैं निकारागुआ। क्या बोलते हैं? 5वें नंबर का जो आता है उसे हम बोलते हैं निकारागुआ। क्या बोलते हैं? निकारागुआ। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक देश आता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये उसे हम बोलते हैं कोस्टारिका। क्या बोलते हैं 6ठे नंबर का? कोस्टारिका, ये कोस्टारिका बोलते हैं। फिर 7वें नंबर का यहाँ पे एक देश आता है, यहाँ पे ये, इसे हम बोलते हैं पनामा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग पनामा। तो पनामा जैसे अमेरिका का नीचे, मतलब आप लोग को दिख रहा होगा, तो पनामा देश सबसे नीचे है, उसी के नाम पर हम लोग मतलब एक पनामा नहर है, बहुत बड़ी नहर है। तो पनामा नहर से ही मतलब इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका शुरू हो जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो है पनामा नहर है। और पनामा नहर के जो है इधर पूर्व में कैरेबियन सागर है। ये है ये कैरेबियन सागर है। और फिर इधर बात करें तो ये जो मैक्सिको है और ये यूएसए, इसके जो जस्ट नीचे है, इसको हम बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी मैंने बताया था कि जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं? खाड़ी। यहाँ पे लिख लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी। फिर इसके बाद में हम लोग ये पूरा ये जो जल का क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उन द्वीपों में से कुछ द्वीप हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से थोड़ा सा मतलब दक्षिण में एक द्वीप आता है जिसे हम कहते हैं क्यूबा। इसका क्या नाम है? ये देख लीजिए, क्या इसे बोलते हैं? क्यूबा। छोटे छोटे द्वीपों पे जो देश हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब द्वीप हैं, उनके कुछ नाम हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्यूबा। और बात करें कि क्यूबा की जो मतलब इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्यूबा है, और सबसे बड़ा द्वीप भी है। और इसकी राजधानी जो है वो हवाना है। क्या है? राजधानी जो है, लिख लीजिए यहाँ पे, राजधानी जो है वो हवाना। तो हवाना जो है, ये प्रश्न आता है कि इन द्वीपों में मतलब कौन सा ऐसा मतलब देश है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल समीप है, तो वो क्यूबा की राजधानी हवाना हो गया। तो अब ये हवाना हो गया। हवाना के जस्ट थोड़ा इधर जाने पर हैती, ये जो द्वीप है इसका नाम है हैती। इसका क्या नाम है? यहाँ पे लिख लीजिए हैती। हैती के बाद में यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आता है एक छोटा सा द्वीप है, उस पर जो देश है उसका नाम है जमैका। इसका क्या नाम है? जमैका। और जमैका के जस्ट मतलब थोड़ा सा जो द्वीपों की एक श्रृंखला आई है उसे हम बोलते हैं, ये लिखा है त्रिनिदाद टोबैको। क्या बोलते हैं? त्रिनिदाद टोबैको। इसे हम बोलते हैं त्रिनिदाद टोबैको। और इसको हम जो ये इस द्वीपों की श्रृंखला जहाँ से स्टार्ट हुई है उसे हम बोलते हैं पोर्ट, ये इसको हम बोलते हैं पोर्ट ऑफ। क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ लिखा हुआ है। तो हमने बताया कि जो यूएसए है मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और मैक्सिको के इधर का जो जल क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। और जो ये द्वीप है उसमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी हवाना जो है कर्क रेखा के सबसे समीप में स्थित है। यहाँ पे द्वीपों की श्रृंखला पाई जाती है।
तो द्वीपों की श्रृंखला में एक जमैका है, हैती है, और एक पोर्ट ऑफ, और एक इसका मतलब जो सबसे बात किया जाए कि इसके बाद में त्रिनाद टोबैको है, इसके बाद में नीचे जो है वो वेनेजुएला स्टार्ट हो जाता है। तो वेनेजुएला के जो है उत्तर में ये त्रिनाद टोबैको हो जाएगा। अब जो ये द्वीप है, इन द्वीपों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़। क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़, जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वही। तो ये वेस्ट इंडीज़ हो गया। अब वेस्ट इंडीज़ को ही हम एक और नाम से जानते हैं, कैरेबियन द्वीप। क्या इसको जानते हैं, कैरेबियन द्वीप। अब देख लीजिए कि यहाँ पे एक स्थल है फ्लोरिडा। क्या बोलते हैं, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है वो टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग जाइएगा तो घूमिएगा। तो ये फ्लोरिडा जो है वो टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। अब मैंने अभी बताया था कि जो संघीय अभी ज़िला बताया था संघीय, तो वाशिंगटन डीसी, वो यहाँ पे एक भूखंड थोड़ा सा ऐसे निकला हुआ है। यहाँ पे आता है, बात करें तो यहाँ पे चेसा चीप, ये चेसा चीप की खाड़ी, ये जो यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं चेसा चीप की खाड़ी यहीं पे आता है। तो ये वाशिंगटन डीसी है, मैंने इसका थोड़ा सा बता दिया। और वाशिंगटन डीसी के उत्तर और पूर्व में न्यूयॉर्क है, ये यहाँ पे न्यूयॉर्क। अब देख लीजिए, थोड़ा सा और बचा है, देख लीजिए क्या बचा हुआ है, देख लें एक सेकंड। हाँ, तो ये मैंने जो बताया था कि जो 49 डिग्री नॉर्थ है वो मतलब थोड़ी दूर तक ये समांतर रेखा है। फिर इसके बाद में मैंने बताया कि 5 झीलों से ग्रेट लेक्स का निर्माण होता है। 5 झीलों से फिर ये जो है मतलब एक नदी के द्वारा यहाँ पे आके गिर गई है। तो इसके बाद में जो यहाँ का क्षेत्र है वो बहुत शीतोष्ण हो जाता है। शीतोष्ण मतलब ना गर्मी ना ठंडी, इसलिए यहाँ पे बहुत लंबी लंबी घासों का निर्माण होता है। तो ये पूछता है कि यहाँ पे कौन सी घास पाई जाती है, अमेरिका में कौन सी घास पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रेरी घास। जो घासें होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं उनकी पत्तियाँ, तो उसे हम बोलते हैं प्रेरी। तो आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मतलब अमेरिका, मान लीजिए इस टाइम कोरोना है, तो कोरोना में जो है लोग अमेरिका वाले प्रे किससे कर रहे हैं, मतलब चर्च है मान लीजिए कि प्रे कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब अमेरिका में याद रखिए कि प्रेरी घास, जो घास होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, उसे हम बोलते हैं जो है प्रेरी घास जो होता है वो अमेरिका में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मक्के, जो भारत में आप लोग मक्का खाते होंगे, भुट्टा होगा, तो वो छोटे छोटे दाना, लेकिन यहाँ का भुट्टा बहुत मतलब बड़े बड़े दानों वाले होते हैं। और वहाँ पे इसीलिए जानवर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मक्का खाते हैं। और जब जानवर हैं बहुत ज़्यादा, पशुपालन होगा तो बहुत सारी डेयरी होंगे, औद्योगिक क्षेत्र और डेयरी होगा, तो यहाँ पे मतलब दूध से बनने वाली चीज़ें बहुत उत्पादन होता है। और यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब वो है वो बहुत यहाँ का जो जैसे जल यहाँ पे पूरा बिखरा होगा पूरा, तो जल बिखरा है तो यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत समृद्ध है। और मैंने यहाँ पे बताया था जो इसको गोल्डन इसलिए यहाँ पे नाम पड़ा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समृद्ध एरिया है, इसलिए यहाँ पे गोल्डन गेट इसका नाम रख देते हैं। तो कुछ छोटा